हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज 11th नंबर का है। इससे पहले हमने 10 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो पेपर नहीं देखे हैं, वो अवश्य उन क्लासेस को देख लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ थीटा का और 90 माइनस थीटा का जोड़ क्या हो गया, यानी कि प्लस क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। करके देख लीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा कैंसिल तो 90 डिग्री हो गया। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। 4a सेक 4a बराबर प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर किसके हो गया, 90 डिग्री का हो गया, जैसा कि हमने अभी सॉल्व किया था। तो 7a बराबर 140 डिग्री, तो a बराबर क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस 75 डिग्री, तो 20 प्लस 75 यानी कि 95 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई जो हमने पहले लिखी थी कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समबाहुभुज के अंतःकोणों का माप का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोणों की माप होती है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा n बराबर आपको कितना दे रखा है, 135 डिग्री। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 गुणा 180 बटा n बराबर जो आपको अंतःकोण दे रखा हो। ठीक है, यहाँ से हमको क्या चाहिए, n यानी कि भुजा चाहिए। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 135 n, 180 n माइनस 360 डिग्री बराबर 135 n। 135 इधर से इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 45 n बराबर 360 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 360 बटा 45, ये कटेगा कितनी बार, 8 बार। तो n बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। आपसे क्या पूछा है, n ही पूछा है, तो आपकी 8 भुजाएं हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 0.474747, ये इन्फिनिटी तक है, तो तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। जब भी आपके पास रिपीटेशन आने लग जाए, तो जिस नंबर से रिपीटेशन आने लगती है उसके डिवाइड में 99 लिख देते हैं। जैसे कि 47 डिवाइडेड बाई 99। इसकी जगह ये भी लिख सकता था 0.4747 के ऊपर बार लगा देता। तो बार का मतलब भी क्या होता है, रिपीटेशन हो रही है। क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। समझ में आ गया। तो 47/99 आपका आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ए बी बराबर x प्लस 3, बी सी बराबर 2x है एंड ए सी बराबर 4x माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए b ए सी के पर स्थित है। तो देखिए, a टू b और b टू c। a से b कितने दे रखिए, x प्लस 3 दे रखिए, b टू c क्या दे रखिए, 2x दे रखिए, और a टू c क्या दे रखिए, 4x माइनस 4 दे रखिए, 5 दे रखिए, सॉरी। तो इसका और इसका जोड़ इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो x प्लस 3 प्लस 2x बराबर 4x प्लस 5 जोड़िए, तो 3x प्लस 3 बराबर माइनस है, ये -5 है। ठीक, क्या -5 है, ठीक। 4x माइनस 5, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा, तो ये -x रह गया, इधर -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। यही आपका
आंसर है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये आसानी है क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी को कितने समय में पूरी तरह खाली किया जा सकता है। तो देखिए भाई, एक टंकी दे रखी है जिसमें दो पाइप ए है और एक बी है। 21 घंटे में भरते हैं, ये 24 घंटे में भरते हैं। और एक कोई रिसाव हो रहा है टंकी में जिसके कारण टंकी भरने में 48 मिनट ज़्यादा लेती है। तो देखिए यहाँ से पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा। ये मुझे याद था क्योंकि मैंने ये पहले से देखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, हमारी प्रैक्टिस की हुई होती है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका तुरंत ही आपको आइडिया लग जाएगा। 21 का और 24 का 168 होगा। 8 और ये 7 कितने भरा ही जा रहा पानी? 15 पानी भरा ही आ रहा है। हमें कितना भरना है? 168 भरना है। कितना टाइम लगेगा? 168/15। ये तो बेसिक है जो हम करते आए हैं अभी तक। 3 से काट दो तो 5 बार और 6 बार, 56/5। 56/5 क्या होता है? 11 सही 1/5, यानी 11 घंटा और 1/5 घंटे अलग। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 मिनट लिख सकते हैं। तो 11 घंटे और 12 मिनट। अब क्या बोल रहे हैं कि एक रिसाव हो रहा है जिसके कारण टंकी भरने में 48 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 48 मिनट और ऐड कर दें तो हमारे 12 घंटे में टंकी भरेगी। समझ में आ गया? 12 घंटे में टंकी क्या करेगी? भरेगी। तो 12 घंटे में अगर टंकी भरती है तो 168 को भरने में कितना टाइम लगता है, कितना काम होता है? 168 को भरने में कितना काम होगा 1 घंटे में? तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। कितना काम हो रहा है? 14 काम हो रहा है। और यहाँ पे कितना काम हो रहा था? 15 काम हो रहा था। तो जो एक का डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? रिसाव के कारण आ रहा है। एक का डिफरेंस जो आ रहा है रिसाव के कारण आ रहा है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? रिसाव के कारण टंकी खाली कितने देर में हो जाएगी। तो टंकी है कितने की? 168 की। एक रिसाव हो रहा है तो 168/1 कितने घंटे में हो जाएगी? 168 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका था ही जो हम पहले से करते आए हैं। हर क्वेश्चन में हम इस टाइप के टाइप से सॉल्व करते ही है। इसमें बस एक ही 48 मिनट वाला एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया था जो आपको इस तरीके से समझना है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य के बराबर है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 25 लैपटॉप पर 12% का लाभ, तो 25 गुणा 12/100 कितना हो गया? 300 हो गया बटा 100, यानी कि 3%। ठीक है, 3 का लाभ हो गया मतलब 3 लैपटॉप के बराबर। अगला करता है 15 गुणा 20/100, 20% है ना, तो 300/100, यानी कि इस पर भी 3 का लाभ हो गया। ठीक है, टोटल पे कितना लाभ हो रहा है? तो 40 गुणा 18/100, 720/100, तो ये कितना हो गया? 7.2। अब देखिए अगर 3 और 3 6 तो ये लाभ कमा रहा है। अगर वो 18% यानी कि 7.2 लाभ कमाता तो 30,000 बढ़ जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 30,000 के बराबर है। तो कितना है? 1.2 है। किसके बराबर है? 30,000 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? एक लैपटॉप का क्रय मूल्य चाहिए। तो 30,000 बटा 1.2 गुणा 100। ठीक है, ये परसेंटेज में है बटा 100 हो ही जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये बढ़ा ऊपर 0, 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 पंजो 60, 25,000। कितने रुपए का एक लैपटॉप हो गया? 25,000 का हो गया। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई? ये हमने 100 क्या कह रहा क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में था। ठीक है, अब इसको हम अगर बेसिक से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हमने ये शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा।
बढ़िया, अगले प्रश्न क्या? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 1212 के आसपास में कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो 35 का स्क्वायर होता है कितना? 1225। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 13 का। तो 13 नंबर यानी कि 13 संख्या जो जोड़ने पर ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जैसे आप आसानी से कर लेते, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा सोचते तो आपको टाइम लग जाता। ठीक है, आपको स्क्वायर याद है, मुझे तो स्क्वायर याद था, जो मैंने तो सीधा इसको 1225 कर दिया और 13 आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न के। निम्नलिखित का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में देखे गए थे। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपकी शिफ्ट में भी एक निकटतम मान वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल हमने निकटतम मान का एक तरीका देखा था कि जो भी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर ले लेंगे, और 0.5 से कम है तो पिछला नंबर ले लेंगे। तो 26.5 ये ज़्यादा है तो 27 गुणा ये बन जाएगा आपका 4 माइनस ये बन जाएगा 8 गुणा ये 2 है ही प्लस ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 27 गुणा 4 करेंगे 108 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 27। 27 इसमें ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा, 27 प्लस से प्लस वाली वैल्यू ऐड होती है, माइनस से माइनस होती है। ठीक है, कहीं 108 में से 16 कर दिया और आगे मतलब जोड़ के और उसको माइनस कर दिया, इशू हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, 9 और 8 7 और 8 15 1 3 135 में से 16 गया तो कितना बच गया? 119। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए भाई, 15 रुपये में 15 खरीदता है तो 1 रुपये की चीज़ हो गई, कितने में बेचता है वो? 1.23 में। कितना बढ़ गया? 0.23 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 1 से बढ़ गया, गुणा 100। ठीक है, हो गया 23/1, यानी कि 23% का आपको लाभ हो गया। यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? तो 23% का लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। यदि a प्लस बी बराबर 56 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 196 है तो a और b का गुणनफल क्या होगा? देखिए भाई, a प्लस बी तो आपको 56 दे दिया, यहाँ दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 196। यदि हम यहाँ से रूट ले लें तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी बन जाएगा, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यहाँ से a माइनस बी रखा 14, b से b कैंसिल हो गया तो 2a बराबर क्या आ गया? 70 आ गया। a बराबर क्या आ गया? 35 आ गया। अब a की वैल्यू 35 है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख लो, b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले में रख लो जैसे, तो 35 प्लस b बराबर 56 दे रखा है, तो b 35 इधर से इधर आ जाएगा तो 21 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? a और b का गुणा पूछ रहा है, तो 35 गुणा 21 कर दीजिए। 21 पंचो 105, 10 21 23 18 10 73, 735 आपका इन दोनों a और b का गुणनफल हो जाएगा। 735 यानी कि सी आपका आंसर हो गया। ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिले थे। समझ में आ गया? बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रम से 65 मीटर और 63 मीटर है, उसे आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? ये आयताकार भूखंड है, इसका एक विकर्ण दे रखा है आपको 65 और एक माप दे रखी है आपको 63। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लग सकती है। ये ए है तो ए का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ लिख दूँ ए का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब 65 और 63 का आपको स्क्वायर याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है जैसे, तो क्या करेंगे? ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी तो कर सकते हैं 128, और ए माइनस बी क्या होएगा? 2 होएगा। तो ये क्या हो गया? 200, 128 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। यहाँ आपको ए स्क्वायर दे रखा है, ये 256 के बराबर है, रूट ले लिया तो ए बराबर किसके आ गया? 16 के आ गया। और ये हमने क्या माना था? ये वैल्यू मानी थी, तो किसके बराबर हो जाएगी? 16 के बराबर हो जाएगी। क्यों हमने ये ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमें स्क्वायर याद नहीं था। 65 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर जनरली किसी को याद होता भी नहीं है। वैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं इनको याद भी होंगे, ऐसे तो मुझे भी याद है कि 65 का स्क्वायर होता है 4205
4225 और 63 का होता है 3969। क्या होता है 3969। तो यहाँ से 256 निकल जाता। पर ये तो अब मुझे याद है लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको a-b और a+b करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका था। समझ में आ गया? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 16। ठीक, अरे 16 तो क्या आ गया अपना, परिमाप पूछा है। 16 क्या आ गया है, ए आ गया। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा 63 प्लस 16। 63 प्लस 16 देखिए क्या आएगा, 9 और 7, 79 गुणा 2 क्या होएगा, 158 मीटर। क्या आएगा, 158 मीटर। आपसे परिमाप पूछा था 158 मीटर। यदि भुजा पूछता तो 16 आ ही गई थी। ठीक है, 158 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगर यहाँ क्षेत्रफल भी पूछ लेता तो 63 गुणा 16 कर देते, क्षेत्रफल आ जाता। ठीक है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लेगा। देखिए भाई, 38 है, वर्गाकार है, तो सभी भुजाएं बराबर बराबर होंगी। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 38 गुणा 4 हो जाएगी, 32, 3, 12, 3, 52, 152 मीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। मीटर प्रति सेकंड बदलने के 18/5 करेंगे, यानी कि 5/3। 5/3 मीटर प्रति सेकंड चलता है ये। तो 152 को चलने में क्या करेगा, तो 152/5/3, इधर से 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 रह गया नीचे। देखिए अब 6, 45 ये हो गया। ठीक है, बटा 5, 5 से कटा 9, 1, 9 5 45, 9 1 9, और 2 बच गया, 1 बच गया, 2। 91.2 सेकंड का टाइम ये लेगा। ठीक है, 91.2 सेकंड का टाइम लेगा। समझ में आ गया होगा आपको कि भाई मैदान है, वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसका परिमाप हो जाएगा। आपसे सीधा ये भी पूछ सकता था कि इसका परिमाप कितना होएगा, या परिमाप को कितने समय में नाप लेगा या माप लेगा। ठीक है, कितने समय दौड़ पाएगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता था। बढ़े अगले प्रश्न के। यदि इफ 3x माइनस 2y बराबर 10 है एंड xy बराबर 11 है तो 27x³ माइनस 8y³ की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा है कि इसका क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो 3x माइनस 2y का क्यूब करें तो ये क्या होएगा, 10 का भी क्यूब होएगा। इसको ओपन करें तो 27x³ माइनस 8y³ माइनस 3 गुणा 3x गुणा 2y गुणा x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। ये बराबर किसके है, 1000 के है। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए हमको। अब इसको कर लेते हैं। 3 दिया 9 दूनी 18 गुणा एक्स वाई है गुणा 10 बराबर 1000। ठीक है, माइनस की वैल्यू है यहाँ। एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 11 दे रखी है। तो 18 गुणा 11 गुणा 10 माइनस ये वैल्यू चल रही है लगातार, 1000 है। ये हो गया आपका 1980। 27x³ माइनस 8y³ माइनस 1980 बराबर आपको 1000 दिया हुआ है। तो ये माइनस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1980 और 1000 2980। 27x³ माइनस 8y³ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2980 आ गई। यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक मैं बेसिकली वैसे बता देता हूँ। कोई भी नंबर है a³ माइनस b³ है, इसको हम कर सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक ये तरीका है, लेकिन ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको लंबा पड़ेगा, इसलिए इससे हमने नहीं किया। इसको हमने बेसिक जो तरीका है उससे सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजय और विजय ने एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपये निवेश किए। अंत में उन्हें 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। विजय का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए भाई, अजय और विजय। अजय का है 42,000, विजय का है 56,000। 3 0 से 3 0 कट गए, 14 3 42, 14 चौक 56। अनुपात क्या हो गया इनका लाभ का, 3:4। रेशियो क्या है, लाभ क्या है,
ये है, किसका पूछ रहा है आपसे, विजय का। 4/7, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 1 बच गया 17, 7 दूनी 14, 3 बच गया 2, 7 चौको 28, 4 बच गया, 7 6 42। तो 12,460 गुणा 4 करना है आपको। तो 0, 6 चौको 24, हाथ से लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49,840 रुपये किसके हो जाएंगे, विजय के हो जाएंगे। और अगर आपसे अजय के पूछ लेता तो यहाँ 4 की जगह पर हम 3 लिख देते, 3 से मल्टीप्लाई करने पर अजय का हिस्सा आ जाता। समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वह संख्या होती है जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। और एक इसका फॉर्मूला और है, अगर आपको माध्यिका दे रखी है और माध्य दे रखा है तो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है। 2 2 देख लेते हैं, 2 2 2 2 बार ही हो रहा है, 3 आ ही नहीं रहा। 15 देखते हैं, 1 2 3 4 बार 15 रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक 15 ही हो जाएगा। ठीक है। एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, माध्यिका और माध्य दे रखा हो तो आपको बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पे बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इस वाले बेसिक से फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है बहुलक की वैल्यू। ठीक है, अगर माध्यिका और माध्य आपको दे रखा हो तो, नहीं तो आपसे बहुलक का क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछ लेगा। एक और देखा जाए तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है जिसमें आपको वर्ग दे रखे हों, वर्ग अंतराल दे रखे हों, तो वहाँ से निकलता है Z1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला भी होता है। अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य कौन सा युग्म होता है, सहअभाज्य युग्म वो होता है जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है, यानी कि किसी में कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो तो वो होता है सहअभाज्य। अब देखते हैं ऑप्शन, 7 और 14 में 7 कॉमन है, नहीं होगा। 34 और 35 में कोई कॉमन नहीं है, ये हो सकता है। 12 18 में 6 कॉमन है, नहीं होगा। 17 और 170 में 17 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो 34 और 35 जो है ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी सहअभाज्य युग्म है। तो सहअभाज्य युग्म का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि जो भी नंबर जिनमें कोई भी कॉमन ना हो वो क्या होता है, सहअभाज्य होता है। ठीक है। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, बड़े कोण का माप क्या होगा। देखिए भाई, छोटा कोण का माप हम देख लेते हैं। छोटा कोण माना कि x है और बड़ा कोण क्या है, y है। ठीक है, तो छोटा कोण जो है 3 गुना -6 बराबर y के है, यही इक्वेशन है, यानी कि यही समीकरण बन रहा है। देखिए, बड़े कोण का माप यानी कि y का माप छोटे कोण के माप के, छोटा कोण x के 3 गुणे से 6 कम है। लिख दिया हमने, इसको एक ही फॉर्मेट में बना दे, 3x - y बराबर 6। और एक इक्वेशन है, पूरक कोण है तो x + y की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। पूरक कोण क्या होता है, x + y बराबर 90 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी 4x बराबर 96। तो x बराबर क्या आ गया, 4 का भाग दिया तो 24 डिग्री। x बराबर क्या आ गया, 24 डिग्री। अगर हमसे छोटा कोण पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 24 डिग्री। आपसे लेकिन बड़ा कोण पूछा गया है, तो इस वाली इक्वेशन में आप 24 का मान रख देंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा। तो 24 + y बराबर 90 डिग्री, तो y बराबर 66 डिग्री। 66 डिग्री कैसे आया, 24 इधर से इधर चला गया, 66 डिग्री। तो 66 डिग्री आपका बड़े कोण की माप हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। मैंने इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला याद कराया हुआ था आपको पहले कि 10% बढ़ती है एक साल के लिए तो वैल्यू 10% ही बढ़ेगी। अगर 10% 2 बार बढ़ती है तो वो वैल्यू डायरेक्ट 21% बढ़ा दीजिए। अगर 10 10 10 3 बार बढ़ती है तो उस वैल्यू को 33.1% बढ़ा दीजिए। और अगर 10 10 10 10 4 बार बढ़ती है तो 46.41% उस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 33.1 बढ़ रही है। सीधा दिख रहा है आपको, कितने सालों में, 1 2 3, 3 सालों। 3 आंसर हो गया, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आपको अगर याद भी है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही टिक कर सकते थे।
समझ में आ गई। कई बार क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड ही पूछने लग गया, लेवल बढ़ गया है तो आप ये याद रखिएगा, 4 बार में आपका 46.41% बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि x के 24% के 10% का मान 240 है तो x का मान क्या होगा। तो कोई संख्या है x का 24/100 गुणा 10/100, ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये सारी उधर चल जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो 240 गुणा 100/24 गुणा 10, यानी 24 गुणा 10 यानी 240 से 240 कट गया, क्या आ गया, 100 गुणा 100 यानी क्या होता है, 10,000 होता है। और यही आपका आंसर है। तो x का मान क्या आ गया, 10,000 आ गया। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बेसिक से कर लेते हैं। 12 विद्यार्थियों का क्या है, 80 है, तो 80 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। फिर 75 है, कितने बच गए, 30 थे टोटल, जिनमें से 12 ले लिए तो 18 बच गए शेष। तो 18 गुणा 75, 18 पंचो 90, 18 सत्ते 126 और 9 135। एक तो 12 लोगों का ये हो गया, 18 लोगों का ये हो गया। इन दोनों का जोड़ दें तो 30 लोगों का आ जाएगा। जोड़ दें, 1 12 और 1 13 2 बटा कितने लोगों का चाहिए, 30 लोगों का। 0 से 0 कट गए, 30 से कटेगा 7 बार, 3 से 7 बार और 7 बार, तो कितना आ गया, 77 औसत आ गया। ये हमारा बेसिक तरीका है जिससे हम जनरली क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने 12 का जोड़ निकाल लिया, फिर 18 का जोड़ निकाल लिया, उन दोनों को जोड़ दिया तो 30 का जोड़ आ गया था वो, तो 30 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और आपसे औसत ही पूछा हुआ है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान निकालते हैं भाई, वही तरीका है। तो 48.9 है, इसको हम 49 लिख सकते हैं। 3.95 इसको हम 4 लिख सकते हैं। -2 नहीं सॉरी 2.97 इसको 3 लिख सकते हैं। प्लस 17.86 है तो इसको 18 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 हंस लगी 3, 96 -3 प्लस 18, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, या पहले 3 को माइनस कर दो, तो 193 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2 211, सॉरी क्या आएगा, वापस जोड़ो, 1 1 2 211, क्या आ जाएगा, 211 आपका आंसर हो गया है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए 6300 का हम यहाँ पे अगर रूट लें, 6300 का अंडर रूट लें, क्यों वर्ग चाहिए, तो 6300 का गुणन कर करो पहले तो, 9 गुणा 100 गुणा 7। ठीक है, इन दोनों का 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 7, टोटल ये है। तो इन दोनों में से एक 3 आ गया, इन दोनों 10 में से एक 10 आ गया, लेकिन 7 तो अकेला ही है। तो 7 को एक बार 7 से और गुणा करें तो 7 आ जाएगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। ठीक है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 आंसर आपका हो गया। समझ में आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमारे लगभग 11 पेपर कंप्लीट कर दिए, लगभग क्या 11वां पेपर है ये। तो अभी तक जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर कोई राजस्थान स्टेट का है, यानी कि राजस्थान राज्य से है, और उसने राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो भी इस चैनल को एक बार रिव्यू करें, क्योंकि इसमें हमने राजस्थान कर्मचारी जो भर्ती आई है उसके लिए भी राजस्थान जीके के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। अभी हमने पटवारी के पेपर भी करवाए थे, उनमें भी क्वेश्चंस मिले थे। तो आप एक बार रिव्यू जरूर कीजिए चैनल को आके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।